हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ सी एस शैलेश बुरानी एंड मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लासेस रिलेटिंग टू इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। सो सबसे पहले इस पर्टिकुलर लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले मैं बधाई देना चाहूंगा उन सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने सी एस एंट्रेंस का एग्जाम क्लियर करके एंड नाउ दे हैव मूव टू योर सी एस एग्जीक्यूटिव स्टेज। एंड उन लोगों को भी जो सीएस का एक ग्रुप क्लियर कर चुके हैं और इस पर्टिकुलर ग्रुप को ऑप्ट किया है जिसमें अपना टॉपिक रहने वाला है इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। ना, जो बुक अपन पढ़ने वाले हैं, जो मॉड्यूल अपन पढ़ने वाले हैं, वो थोड़ी बहुत अलग रहेगी एज रिलेटेड टू अदर लॉज जो अपन पढ़ेंगे अपने सीएस कोर्स के अंदर, सीएस एग्जीक्यूटिव स्टेज के अंदर, क्योंकि इस पर्टिकुलर बुक में ही आपको तीन बाइफर्केशन मिलेंगे एंड अलग अलग रेंज ऑफ लॉज आप पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आप डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक लॉज, आप डिस्कस करेंगे कमर्शियल लॉज एंड आप डिस्कस करेंगे अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। नाउ ये सारी चीजें, ये सारे टर्म्स अपन ने कहीं ना कहीं अपने करिकुलम में पढ़े होंगे, समझे होंगे, बट डिटेल में इनसे रिलेटेड क्या स्पेसिफिक लॉज रहने वाले हैं, किस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन या अपन कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जाने वाला है, ये सारी की सारी चीजें अपन इस पर्टिकुलर करिकुलम अपने पूरी सीरीज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अपन को दिमाग में रखना है कि अपने जितने भी लेक्चर्स आगे अपन को मिलने वाले हैं वो बनाए जाएंगे कीपिंग इन माइंड द स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू योर जून एंड दिसंबर 25 एग्जाम्स। जी हाँ, आप जो भी लेक्चर्स रिसीव करेंगे वो लेटेस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, जिसके अंदर आप जून एंड दिसंबर 25 एग्जाम्स के लिए हम लोग बच्चों को प्रिपेयर करेंगे एंड साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज बताएंगे किस तरीके से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अच्छे से एग्जामिशंस तक की स्टेज तक आ सकते हैं एंड होपफुली आईएएस मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, सारी स्ट्रैटेजीज, किस तरीके से अपना करिकुलम डिवाइडेड रहेगा, किस तरीके से अपन टॉपिक्स पढ़ेंगे, किस तरीके से अपन को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो सारी चीजें अपन इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी, सारे के सारे लेक्चर्स आपके जून दिसंबर 25 अटेम्प्ट के लिए ही रिकॉर्ड किए गए हैं एंड उससे रिलेटेड जो भी सैंपल पेपर्स हो गए, चाहे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, वो सब अपन डिस्कस करने वाले हैं अपने पर्टिकुलर करिकुलम के अंदर। अब अगर अपन समझना चाहें कि किस तरीके से अपना ये पर्टिकुलर लॉ डिवाइडेड है, सो अपना जो टॉपिक है दैट इज योर ECIPL, that is divided into basically two parts, your economic and commercial laws, साथ ही साथ यहाँ पर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में अपन पढ़ने वाले। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो अपना रहने वाला है दैट वुड बी 60 मार्क्स फॉर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ एंड देयर वुड बी 40 मार्क्स फॉर योर IPR। नाउ अपना पूरा करिकुलम जो अपन को बुक प्रोवाइड की जाएगी दैट वुड बी कंसिस्टिंग ऑफ 20 चैप्टर्स, जिसमें अपना पूरा कोर्स अपन ECIPL का कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर बेसिकली अपने 14 चैप्टर्स वुड बी रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज एंड 6 चैप्टर वुड रिलेट टू IPR, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब अगर अपन डिस्कशन करना चाहें किस तरीके से चैप्टर्स रहने वाले, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एंड एक ओवरव्यू अगर अपन समझना चाहें कि इसके अंदर अपन पढ़ने क्या क्या चीजें वाले हैं, तो अपन डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज में बेसिकली जो अपन पढ़ने वाले हैं दैट वुड बी सबसे इंपॉर्टेंट उसमें रहने वाला है, दैट वुड बी योर एक्ट ऑफ फेमा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। ना, फेमा से पहले जो अपना एक्ट चलता था दैट वाज नोन एज फेरा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट अपना चलता था एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं होती थी। एज वी ऑल नो, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे दैट वर योर 1991 के रिफॉर्म्स, दैट इज LPG पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट का मेन फोकस था किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ाया जाए
एंड किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को अपन वापस ट्रैक पर ला सके, क्योंकि 1991 से पहले इंडिया वाज इन अ वेरी बैड स्टेट। तो उस चीज को कंसिडर करते हुए आपने मार्केट को ओपन अप करा। जैसा अपन जानते हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर अपन ने मार्केट को फ्री लिंक करा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे उसको अपन ने कम करा, एंड लिबरलाइजेशन के अंदर अपन ने लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म करा। साथ ही साथ अपन देख रहे हैं आज की तारीख में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो अलाउड है, एफडीआई एक्सेट्रा, उसकी लिमिट्स भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। तो होने ये लग गया, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होने लग गया, एंड फॉरेन करेंसी के इनफ्लो होने से अपन ने देखा फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ज्यादा, फॉरेन एक्सचेंज रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आने लग गए। एंड उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, दैट इज आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने एक्ट बनाना चालू कर दिया रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज एंड उसका कंट्रोल। पहले चलता था फेरा। नाउ फेरा वाज मोर काइंड ऑफ अ रिस्ट्रिक्टिव एक्ट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, एंड अब नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये लिबरल एक्ट है ज्यादा एज कंपेयर टू फेरा। साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ रेगुलेशंस, नंबर ऑफ प्रोविजंस कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा कम है, जिसमें अल्टीमेट फोकस गवर्नमेंट का ये है कि मार्केट को फ्री प्ले पे छोड़ दिया जाए, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बट एक परमिसिबल, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू सारे ट्रांजेक्शन किए जाने चाहिए, जिस वजह से गवर्नमेंट ने एक्ट्स बना दिए ऑफ फेमा, दैट इज ऑफ 1999। क्योंकि अपन ने दिमाग में रखा कि अब थोड़ी लिबरल पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, वरना इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अपने लिए। इसलिए अपन ने यहाँ पर एक्ट बनाया ऑफ 1999। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने लिए रहने वाला है अपने पूरे करिकुलम के अंदर। ना उसके अलावा जो अपन टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं अपने करिकुलम के अंदर, दैट वुड बी रिलेटिंग टू योर अदर पार्ट्स, दैट इज, अगर अपन बात करें टॉपिक्स की, तो अपने पास आएगा एक तो, फॉर एग्जांपल अगर अपन डिस्कस करें बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर ये आ जाता है कि आपने किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी, फिक्स्ड एसेट, लैंड परचेज कर रखा है, अल्टीमेट बेनिफिट आपको मिलने वाला है, बट टैक्स इवेजन के पर्पज से एंड टैक्स अथॉरिटीज को डिफ्रॉड करने की वजह से आपने किसी और के नाम पे अगर कोई जमीन खरीद रखी है, दैट ट्रांजैक्शन वुड बी अकाउंटेड एज बेनामी ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसके अंदर ओरिजिनल बेनिफिशियरी ओनर कोई और है, डॉक्यूमेंट्री ओनर कोई और है, एंड जिस वजह से हो ये रहा है कि टैक्स अथॉरिटीज को आप डिफ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो, टैक्स इवेजन करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस सबको रोकने के लिए आपने बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट बनाए। उसके अलावा जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट वुड बी रिलेटेड टू योर एसीजेड, दैट इज योर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। किस तरीके से एसीजेड ओपन किए जाएंगे, कहां से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, एसीजेड सेटअप करने के क्या क्या फायदे हैं, एसीजेड के अंदर यूनिट सेटअप करने के क्या क्या फायदे हैं, एसीजेड का कंसेप्ट क्यों लाया गया, ये सारे टॉपिक्स अपन एसीजेड के एक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ अपन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, दैट इज रिलेटिंग टू योर किस तरीके से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप किस किस केसेस में रिसीव कर सकते हैं, परमिसिबल लिमिट्स क्या है, क्या क्या उसका एंड यूज हो सकता है, ये सारी चीजें अपन यहाँ पर पढ़ने वाले। तो इस तरीके के कुछ खूब सारे एक्ट्स अपने रहने वाले, दैट इंक्लूड्स योर कंपटीशन एक्ट ऑल्सो। कंपटीशन एक्ट अपना है 2002 का, जिससे पहले अपना चलता था MRTP एक्ट ऑफ 1969, दैट इज मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1969। नाउ कंपटीशन एक्ट अगेन, अगर अपन देखेंगे लॉज किस तरीके से इवॉल्व होते हैं, तो पहले कुछ ऐसे लॉज चलते थे क्योंकि इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट इन अ स्टेट टू लाइक बी वनरेबल। अपन कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी वाज वनरेबल, यानी फॉरेन एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए अपन ने काफी ऐसे एक्ट्स उस टाइम बना दिए थे जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव थे, एंड उन एक्ट्स की वजह से कंट्री का डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा था। बट उस टाइम गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था ऐसे एक्ट्स बनाने के अलावा, वरना फॉरेन एक्सप्लॉइटेशन वापस हो सकता था, एंड अपन वापस 1957 से पहले वाली स्टेट में अपने आप को अज्यूम करने लग रहे थे। इस वजह से अपन ने क्या करा, रिस्ट्रिक्टिव एक्ट्स या अपन कह सकते हैं स्ट्रिक्ट एक्ट्स ज्यादा बना दिए। स्लोली ग्रेजुअली जैसे टाइम इवॉल्व होता गया, अपन को ये रियलाइजेशन हुआ कि अपना डेवलपमेंट जो है एज अ कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो रुका ही इसलिए हुआ है क्योंकि जो लॉज अपन ने फ्रेम करे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, एंड उनका इन्फोर्समेंट होने की वजह से कंट्री का डेवलपमेंट हिंडर हो रहा है, यानी रुक रहा है, उसके प्रोसेस में रुकावट आ रही है।
तो उस वजह से गवर्नमेंट ने एक्ट्स का चेंजेस करने चालू करे। इन द सेम वे जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा, देयर वाज अ एक्ट नोन एज फेरा, उसको अपन ने रिप्लेस करा विद फेमा। इन द सेम वे यहाँ पर अपना एक्ट था एमआरटीपी, दैट वाज रिलेटिंग टू योर मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी मार्केट में फ्री कंपटीशन रहे, कस्टमर के पास वैरायटी रहे, कस्टमर के पास ऑप्शंस रहे कि वो किससे परचेज करना चाहता है, उस सब के लिए एंड मार्केट के फ्री प्ले के लिए आपने एमआरटीपी एक्ट बनाया था। बट होने ये लग गया कि उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस आने लग गई जिसमें अगर कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन है, दैट इज योर ट्रेड कॉम्बिनेशन, यानी सिमिलर इंडस्ट्री की अगर दो फर्म्स आपस में कंबाइन होना चाहती है तो वो नहीं हो पा रही थी। हो सकता है उससे अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही फायदा होता, बट होने ये लग गया गवर्नमेंट को, ये डर आ गया कि अगर ये कंबाइन कर लेंगे तो एक ऐसी कंपनी बन जाएगी जो मार्केट में मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेगी एंड मोनोपोली से कस्टमर को नुकसान होगा। तो इन सब चीजों को इवॉल्व होते होते अपन ने एक्ट बना दिया, दैट इज रिलेटिंग टू योर कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, जिसके अंदर अपन ने एक्ट को थोड़ा लिबरल करा। ट्रेड कॉम्बिनेशन के लिए अपन ने एक थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स करी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, इन टर्म्स ऑफ एसेट कॉम्बिनेशन। अगर उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा आपका टर्नओवर हो रहा है दोनों फर्म्स का मिलाकर, अगर आप एक एग्रीमेंट में जाना चाहते हैं, अगर आप एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका कह सकते हैं एसेट क्राइटेरिया, टर्नओवर क्राइटेरिया उस थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करता है, तो आपको कंपटीशन कमीशन से बेसिकली परमिशन लेने की जरूरत रहेगी। उसके अलावा आप सारे अपन कह सकते हैं कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, जिससे मार्केट में अल्टीमेटली कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, कस्टमर को नुकसान ना पहुंचे। ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको फ्रीडम दे दी गवर्नमेंट ने करने के लिए। तो ये एक एक्ट था अपना कंपटीशन एक्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो एक्ट अपन पढ़ने वाले हैं दैट वुड बी योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट भी पहले था 1986 का, इसको आपने रिप्लेस कर दिया विद 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली बनाया गया टू प्रोटेक्ट द कस्टमर्स इंटरेस्ट, यानी जो मार्केट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चालू हो गई जिससे कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया, साथ ही साथ कस्टमर को खराब क्वालिटी के गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड किए जाने लगे एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू आपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा। तो इन सारे केसेस में कंज्यूमर रेड्रेसल के लिए एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, साथ ही साथ कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए रिगार्डिंग द राइट्स दैट आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर, अपन ने एक्ट बनाया दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंदर अपन ने 3 फोरम्स स्टैब्लिश करे जहां पर कंज्यूमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता है, केस फाइल कर सकता है। एंड वो 3 फोरम्स को अपन ने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल फोरम के अंदर डिवाइड करा, जहां पर अकॉर्डिंग टू द कंपनसेशन दैट यू आर सीकिंग आप अपने केस को लगा सकते हैं एंड उसके बेसिस पे जो भी डिसीजन कोर्ट होगा वो ऑर्डर करेगा। सो दैट वी विल स्टडी इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और भी खूब सारे एक्ट्स अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। साथ ही साथ अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट जो अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है बेसिकली, दैट इज रेरा, दैट इज रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। अभी अपन जितने भी देखते हैं प्रोजेक्ट्स, जो भी अपन देखते हैं बिल्डिंग या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस या फ्लैट्स अपन देखते हैं, तो वो सब आज की तारीख में अपन देखते हैं अपने प्रमोशन में हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज वी आर रेरा अप्रूव्ड, यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट जो गवर्नमेंट ने बनाया गया, दैट इज मेड बाय द गवर्नमेंट कीपिंग इन माइंड कि रियल एस्टेट में मेजॉरिटी ऑफ लोग इन्वेस्ट करते हैं अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स। एंड उसमें प्रॉब्लम ये आने लग गई कि रियल एस्टेट बहुत ही ज्यादा एक अनरेगुलेटेड मार्केट बन गया। साथ ही साथ जो भी ब्रोकर्स हो गए वो कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, या अपन कह सकते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स फॉलो नहीं करते। तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए अपन ने एक एक्ट बना दिया इन द रियल एस्टेट सेक्टर, दैट इज रिलेटिंग टू रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। नाउ रेरा बनाया गया बेसिकली दो पर्पज से, एक तो एजेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एंड जो भी प्रोजेक्ट्स है दैट इज योर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, उसको टाइमली कंप्लीट करने के लिए
यानी जो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए, जो भी कमिटमेंट्स रियल एस्टेट कंपनीज ने कस्टमर को दी है वो कमिटमेंट्स पूरी हो जाए, एंड जो भी एजेंट्स है वो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड रहे, एंड जो भी फंक्शनिंग करे वो अपनी रिलेटिंग टू द सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड अंडर रेरा, वो एक स्टैंडर्डाइज तरीके से वो प्रोमिस सारे फुलफिल किए जाए, सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जो भी आपके प्रोजेक्ट्स है वो बने। तो उन चीजों के लिए अपन ने एक्ट बनाया रेरा। तो ये कुछ एक्ट्स थे अपने इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज के। अब अपन जो डिस्कस करेंगे, जो अपन पढ़ने वाले हैं बेसिकली इन द टॉपिक ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, दैट इज योर जो भी इनटैंजिबल अपने एसेट्स या प्रॉपर्टीज होती है, जिसके अंदर अपना आ जाता है पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इसके अलावा आपका कॉपीराइट, उसके अलावा जो चीज रहने वाली है दैट इज रिलेटिंग टू योर ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, साथ ही साथ जो अपन पढ़ने वाले हैं रिलेटिंग टू डिजाइन्स। तो बेसिक एक चैप्टर अपना रहने वाला है रिलेटिंग टू आईपीआर, यानी आईपीआर होता क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अपन क्यों बनाते हैं, किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अपन डिजाइन करते हैं, एंड साथ ही साथ जो अपन पढ़ने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर जो वेरियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अपने पास अवेलेबल है, दैट इज पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, डिजाइन, इन सब के बारे में। बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अपने लिए हो जाती है अपनी इंटैंजिबल एसेट्स। अगर अपन कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे हैं, कोई बुक पब्लिश कर रहे हैं, कोई सिनेमाटोग्राफी कर रहे हैं, कोई सॉन्ग पब्लिश कर रहे हैं, या अपनी ब्रांड का कोई लेबल या अपन कह सकते हैं ब्रांड लोगो जो है, या अपन कोई बुक को अच्छे से पब्लिश कर रहे हैं, जो अपनी जैसे बुक रहने वाली है जो अपनी इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो आप तक रहने वाली है, दैट इज द ओरिजिनल वर्क डन बाय मी। तो अगर ऐसे कोई भी ओरिजिनल वर्क होते हैं जिसमें आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एंड खूब सालों की मेहनत एंड रिसर्च के साथ अगर कोई चीज को आप डेवलप कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं उस पर्टिकुलर चीज का बेनिफिट आपको मिले, तो जो भी आपके दिमाग की उपज होती है बेसिकली, यानी आपका इंटेलेक्चुअल वर्क, आपके दिमाग का काम, जो आपने इतने साल मेहनत करके किसी भी एक चीज पे या टॉपिक पे या एक मूवी पे या एक सॉन्ग पे या अपन कह सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस डेवलपमेंट पे लगाया, उसको लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज का इस्तेमाल करा। दैट इज बेसिकली अगर आपका कोई भी ओरिजिनल वर्क ऑफ आर्ट या प्रोसेस या अपन कह सकते हैं लिटरेरी वर्क है, सो आप उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो भी वेरियस एक्ट्स है जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, वी कैन से रिलेटिंग टू द वर्क यू हैव डन, आप रजिस्टर करवा सकते हैं। उससे अल्टीमेटली आपको फायदा ये होगा कि आपकी मेहनत का अपन कह सकते हैं अगर कोई और इस्तेमाल करना चाहता है, यानी आपने कोई बुक पब्लिश करी, उस बुक को कोई और यूज करना चाहता है, तो उसके लिए वो आपसे परमिशन लेगा। अगर आप परमिशन देंगे तो उसके लिए आप सामने वाली पार्टी से पैसे चार्ज करेंगे फॉर यूजिंग, फॉर अलाउइंग देम टू यूज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये सारी चीजें अपन इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर पढ़ने वाले रिगार्डिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। नाउ द थिंग इज, जो अपन डील करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, अपन ने डिस्कस करा कि अपन पूरा का पूरा टॉपिक, अपनी पूरी की पूरी बुक किस तरीके से डिवाइडेड रहने वाली है, एंड साथ ही साथ अपन ने डिस्कस करा कि अपन किस तरीके से अपने करिकुलम के जो भी टॉपिक्स है उसको कवर करने वाले हैं। रेशियो रहने वाला है अपना 60-40 का, दैट इज किस तरीके से अपन पढ़ेंगे, क्या चीजें अपन को दिमाग में रखनी है, एंड क्या क्या चीजों का कवरेज अपने लिए रहने वाला है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं इन इकोनॉमिक लॉज, इन कमर्शियल लॉज एंड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, एंड किस तरीके से अपना करिकुलम डिवाइडेड है, दैट इज बेसिकली इनटू 60 of economic and commercial laws and 40 marks relating to your intellectual property laws. तो ये पूरा करिकुलम अगेन अपन ने डिस्कस करा इज डिवाइडेड इनटू 20 चैप्टर्स। कोशिश करेंगे अपने नोट्स को कंसाइज रखने की, लिमिटेड रखने की, जिसके अंदर इतना भी लिमिटेड अपन नहीं करेंगे कि पूरा का पूरा वो एक कंसाइज नोट हो जाए, बट अपन ने कोशिश करी है जो पूरा मॉड्यूल अपन को प्रोवाइड किया जाएगा
अगर अपन इस कोर्स को परचेज करते हैं तो वो पूरे मॉड्यूल के अंदर अपन ने दिमाग में रखा है, काफी सेक्शंस अपन ने बेयर एक्ट से लिए, एज इट इज कंटेंट अपन ने बेयर एक्ट से पढ़ने की कोशिश करी है, ताकि उसके ऊपर कहीं पे भी कोई भी तरीके का क्वेश्चन मार्क ना आए, जिस तरीके से अपन आंसर करेंगे उन चीजों का इस्तेमाल करते हुए। साथ ही साथ नोट्स नोट्स जो अपने होने वाले हैं दैट वुड बी शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल, जिसके बाद अपन को होपफुली मॉड्यूल से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कुछ डाउट सेशंस वगैरह भी अपन रखेंगे, जिसमें अपन कोशिश करेंगे कहीं पे भी अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है रिगार्डिंग नोट्स, या कहीं पे भी अगर अपन को मॉड्यूल से रिलेटेड भी कुछ डिस्कशन करना है, कुछ जरूरी टॉपिक्स, वो अपन लेंगे अपने पूरे जो भी कोर्स करिकुलम का टाइमिंग है उसके दौरान। डाउट सेशन होंगे आपके, साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके साथ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सब अपन डिस्कस करने वाले हैं अपन इस पर्टिकुलर अपनी सीरीज के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन मैं आपको याद दिला दूं, जो भी अपने लेक्चर्स होंगे दे आर न्यूली रिकॉर्डेड, कीपिंग इन माइंड जून एंड दिसंबर 25 एग्जाम्स हो, कहीं पे भी उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लेटेस्ट अप टू डेट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये था अपना एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट आवर सब्जेक्ट दैट इज इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। किस तरीके से अपन अपनी अप्रोच रहेगी चैप्टर्स को पढ़ने की, किस तरीके से नोट्स अपन को प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड क्या क्या एडिशनल चीजें अपन को मिलेगी इन आर कोर्स दैट वील परचेज, तो वो अपन ने डिस्कस करा। किस तरीके से सिलेबस डिवाइडेड है, क्या ब्लूप्रिंट है, किस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, वो अपन ने डिस्कस करा, दैट इज ऑफ फेमा। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, एंड होपफुली आपको कोशिश करेंगे टू गेट यू पास विथ फ्लाइंग कलर्स इन दिस particular subject and our entire module. So all the best and keep watching.